लालच वो बुरी बला है जिसके आगे पीछे ना ज़िंदगी बचती है ना कोई अपना होता है। आज के घटना में सेम ऐसा होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और साथ में जाता ही नहीं है। जब पुलिस इस केस की पूरी तरह से छानबीन करती है तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आती है इसको सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर भी विश्वास नहीं होता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की और उत्तरी पूर्वी दिल्ली में एक इलाका पड़ता है दयालपुर। उसी दयालपुर में गली नंबर 3 में ही राजकुमार रहते हैं और उनकी पत्नी बटई देवी रहती है और उनके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 लड़की होती हैं और एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजेश्वर की उम्र होती है 24 साल। बात मैं कर रहा हूँ 19 अप्रैल 2014 के। उसी दिन उनके परिवार में बटई देवी और अपने एक बच्चों के साथ वहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ बनारस में गई हुई थी और तभी उनका बेटा राजेश्वर जो होता है, राजेश्वर वह ड्यूटी के लिए आया जाया करता था। लेकिन उसी दिन राजेश्वर शाम का वक्त होता है और उसके पिता राजकुमार अपने बेटे राजेश्वर का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वह राजेश्वर आता ही नहीं। उसका इंतज़ार करते करते उसका पिता काफ़ी ठग से जाते हैं, उसके पास फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन उसका फ़ोन, राजेश्वर का फ़ोन स्विच ऑफ भी बताने लगता है, जिससे उसके पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसी समय राजेश्वर जो होते हैं पत्नी बटई देवी के पास फ़ोन कर देते, वह बताने लगते हैं कि वहाँ पर क्या वह राजेश्वर गया हुआ है। तो उनकी पत्नी कहते हैं यहाँ पर तो राजेश्वर आया ही नहीं है। तभी उनकी पत्नी जो होती है वह सुन के काफ़ी हैरान हो जाती है और उसको उसके पिता बताने लगते हैं कि यहाँ पर ना वह मैं ढूंढने पर वह मिल रहा है, वहाँ जाने कहाँ चला गया। तो उसी समय बटई देवी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। होने के बाद तुरंत ही वह उसी समय जब सुन लेती है, तुरंत ही वह जो है गाड़ी पकड़कर उसी समय वह वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वह अपने बेटे की तलाशी, दोनों मिलकर राजकुमार और बटई देवी अपने बेटे को तलाशी करना शुरू कर देते हैं। जब तलाशी करना शुरू करते हैं तो पता लगता है ना इधर मिलता है ना कहीं रिश्तेदार के यहाँ मिलता, तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लगभग 4 को जब काफ़ी ज़्यादा वह परेशान लगते हैं तभी उसी समय वह खजूरी खास के पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वह साहब के सामने बोलने लगते हैं कि साहब, हमारा बेटा 19 अप्रैल 2014 से ही लापता है, वह उससे हमें बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं मिल न रहा है। तभी वहाँ के जो कोतवाल होते हैं, कोतवाल तुरंत कह देते हैं जाओ, हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ लेंगे और हम FIR दर्ज कर ले रहे हैं। उसी समय वहाँ के कोतवाल तुरंत ही FIR दर्ज कर लेते हैं और उसी समय राजेश्वर कुमार को भी पुलिस तलाशी करना शुरू कर देती है। राजकुमार को लगने लगता है कि हमारे बेटे को पुलिस ढूंढ नहीं रहे हैं। तभी उसी समय जो है राजकुमार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसी समय जाकर जब पुलिस स्टेशन दोबारा जाते हैं, पता लगता है कि अभी उनका कोई अता पता नहीं है और राजकुमार तुरंत ही घर चले आते हैं। तभी मौके पर पुलिस के पास एक उसी लोधी नगर के ही इलाके से वहाँ से एक फ़ोन आता है। वहाँ से कोई और फ़ोन करने वाला नहीं होता, वहाँ के ही जो लोधी नगर के जो थाना होता है उसी थाने के एक कांस्टेबल होते हैं। तुरंत ही वहाँ पर फ़ोन कर देते हैं कि हमारे यहाँ पर 23 अप्रैल को यहाँ पर एक इलाके में, यहाँ के लोधी नगर के इलाके में एक बॉडी मिली है। तभी वहाँ के जो पुलिस थाने की जो टीम होती है उसी समय लोधी नगर के पुलिस थाने में पहुँच जाती है और वहाँ पर पूरा जब तहकीकात करती है, पता चलता है कि यह उसी समय गायब हुआ था जिस दिन वह व्यक्ति जो होता है राजकुमार यहाँ FIR दर्ज करा के गया था। तो पुलिस उसी समय वह फ़ोन करके राजकुमार को यह बता देती है कि यहाँ पर लोधी नगर में एक डेड बॉडी मिला है। तभी उसी समय लोधी नगर में यह सुनते ही उसी समय राजकुमार और उनकी पत्नी बटई देवी तुरंत ही उसी समय लोधी नगर के पुलिस थाने में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वह पुलिस के सामने बताने लगते हैं कि साहब, हमारा बेटा आज से 10 दिन पहले गायब हो गया है, उसका नहीं कहीं पता भी नहीं चल रहा। हमने इसका जो है FIR उसी समय खजूरी खास थाने में दिया हुआ था। तो वहाँ की पुलिस जो होती है वह कहने लगती है कि वहाँ पर जब हम वहाँ पर ढूंढने पर गए थे तो हमें पता लगता है उस बॉडी पूरी तरह से गल चुकी है। वहाँ पर एक कपड़ा था, वहाँ पर एक पर्स पड़ा हुआ था। तभी उसी समय पुलिस जो है वह कपड़ा और वह पर्स लाकर उसी समय राजकुमार को दिखाने लगती है। दिखाने के बाद तुरंत ही उसी समय राजकुमार और बटई ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देते हैं, जिससे पुलिस समझने में अब देर नहीं लगती। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि यह कोई और नहीं, यह राजेश्वर है। तुरंत ही पुलिस जो है उसी समय वह उनसे आप पूछने लगते हैं क्या कोई किसी के साथ लफड़ा था तुम्हारे बेटे का। तो बताएं हमारे बेटे का कोई ऐसा लफड़ा नहीं था जो ऐसा हो सकता है इसके साथ।
तुरंत ही पुलिस उसी समय यह जो है नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इस केस में काफ़ी छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस को जो यह डेड बॉडी मिली हुई थी, यह डेड बॉडी उसी के लोधी जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी, तो यह व्यक्ति कोई और नहीं होता है, यह गाजियाबाद का ही राजनगर का रहने वाला प्रदीप होता है। उसी समय 23 अप्रैल को पुलिस को यह फ़ोन करके उसने सूचना दी थी कि साहब हमारे कमरे में, हमारे ही मकान में किराएदार रहते थे और वह ताला बंद कर 19 अप्रैल को ही रात में जाने कहाँ से चले गए थे, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद इस कमरे में इतनी तेज़ से गंध आने लगी थी जिससे हमें लगने लगा था कि इस कमरे में कोई जानवर मरा हुआ है। तो पुलिस उसी समय, यह जब वहाँ की लोधी नगर की टीम सुनती है तो उसी समय 23 अप्रैल को वहाँ पर पहुँच जाती है। तो दरवाज़ा खोल के देखती है तो वहाँ पर उस व्यक्ति की काफ़ी सड़ी हुई अवस्था में लाश मिलती है। तो पुलिस उसी समय उसके आसपास जो मिलता है वह उसको जब्त कर लेती है, उसके बॉडी को उठाकर तुरंत ही वहाँ के इलाके में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पुलिस जो है यह सूचना जब सुनती है तुरंत ही उसी समय सबसे पहले इस केस में छानबीन करने के लिए वह उसी समय प्रदीप के पास पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद जब प्रदीप से पूछे प्रदीप से कि यहाँ पर यह आदमी तुम्हारे पास किसके थ्रू आया था, तो प्रदीप बताने लगता है कि साहब यह हमारे थ्रू, यह हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है श्यामगिरी। श्यामगिरी वह उत्तर प्रदेश के ही फिरोजाबाद का रहने वाला है। तभी पुलिस उसी समय श्यामगिरी से भी संपर्क करने के लिए उसी समय जब संपर्क करने लगती है पता चलता है श्यामगिरी भी जो है वह फिरोजाबाद में चला गया है। तो पुलिस उसी समय श्यामगिरी के पास पहुंचती है तो वहाँ श्यामगिरी से जब पूछने लगती है कि तुमने जिस व्यक्ति को किराए के लिए प्रदीप के पास संपर्क किया था उस व्यक्ति का नाम क्या है, तभी उसी समय श्यामगिरी बताने लगता है कि उस व्यक्ति का नाम है नीरज, जो उसकी पत्नी है नीलम और उसके 3 बच्चे हैं। वह हमने उसी के प्रदीप के घर में प्लाट दिला रखा था, लेकिन ना जाने कहाँ चले गए। हमने भी उनकी तलाशी की लेकिन वह कई दिनों से नहीं मिल रहे हैं। तो पुलिस भी सोचती है कि यह गया तो गया कहाँ। उसी समय श्यामगिरी से पुलिस जो होते हैं नीरज का मोबाइल नंबर ले लेती है और लेने के बाद पुलिस जो है उसके नंबर पर तुरंत ही कॉल करने लगती है। तो पता चलता है नीरज का मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगता है। तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और ऐसे बीचते लगभग 2.5 महीने का वक्त बीत जाता है। तो पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे पुलिस को नीरज का मोबाइल नंबर उसी समय लोधी नगर के ही इलाके में आन बताने लगता है। तो पुलिस ही तुरंत उस बात को पकड़ लेती है, उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाए रखती है। तभी उसके मोबाइल में जैसे ही दूसरा सिम लगता है तो पता चलता है उसने तुरंत ही किसी वहाँ के लोधी नगर के इलाके में किसी औरत के पास फ़ोन किया था। तो पुलिस तुरंत ही उस औरत से कांटेक्ट करने लगती। पता चलता वह औरत कोई और नहीं, वह औरत है सुनीता। जो सुनीता होती है पुलिस उससे भी कांटेक्ट करती है। तो सुनीता यह बताने लगती है हमसे बात तो हुई थी, बात नीरज से नहीं हुई थी, बात उसके पत्नी अनीता से हुई थी। तो पुलिस उसी समय अनीता का भी मोबाइल नंबर मांग लेती है उस सुनीता से। तो सुनीता तुरंत ही अनीता का मोबाइल नंबर दे देती है, जिससे पुलिस तुरंत ही अनीता से भी संपर्क करना चाहती है और उसको जल्द से जल्द उसी लोधी नगर के इलाके में पुलिस तलाश कर लेती है। करने के बाद जैसे उसके पास कमरे पर पहुंचती है पुलिस तो वहाँ उसकी पत्नी अनीता और वहाँ पर मौजूद होता है नीरज, उसके बच्चे भी मौजूद है। पुलिस तुरंत ही उस दोनों को उसी समय पुलिस वहाँ से अपने कस्टडी में ले लेती है। लेने के बाद उसी समय खजूरी खास थाने में ले आती है और उनसे जो उनके सामने ऐसा सबूत रख देती है जिससे वह दोनों उसी समय पुलिस के सामने थर-थर कांपने से लग जाते हैं, जिससे पुलिस यह समझ जाती है कि यह दोनों का हाथ उसी समय वह राजेश्वर का मानने में हाथ इन्हीं दोनों का है। पुलिस उनसे इतनी कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है जिससे पुलिस के सामने नीरज और अनीता पुलिस के सामने सच्चाई रखना शुरू कर देते हैं, जिससे पुलिस के सामने वह बताना भी शुरू कर देते हैं, जिससे पुलिस सुनने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह बताने लग जाते हैं कि राजकुमार जो होता है वह उसी के इलाके में रहने वाला, वह उसका खुद का ही प्लाट होता है जो वहाँ पर रहता है। वह अपने पत्नी के साथ और उसके 3 लड़की भी होती है, लेकिन वह दोनों लड़की का शादी ऑलरेडी कर दिया होता है, क्योंकि जो राजकुमार होता है, राजकुमार वह कपड़ा व्यापारी का छापने का काम भी करता था। वह काफ़ी बड़ा फैक्ट्री लगा रखा था, तो उसी फैक्ट्री को चलाते चलाते अपने बच्चों का शादी कर लिया था। तो उसी समय राजेश्वर जो होता है, राजेश्वर पढ़ाई अपना इंटरमीडिएट का पूरी करके वह घर पर बैठने की तैयारी करने लगता है। तभी वह सोचता है राजेश्वर क्यों ना अपने पिता के साथ मिलकर हम इस काम में हाथ बटाएं। वह अपने पिता से बात करता है तो उसके पिता जो है उसी समय अपने फैक्ट्री में काम लगा देते हैं, लेकिन वह उसके पिता राजकुमार यह सोचने भी लग जाते हैं कि अगर अपने बेटे का काम इसमें लगाते तो अपनी रंगदारी खुद इस जगह दिखाएगा, वह काम ही नहीं सीख पाएगा। इसी बात को लेकर राजकुमार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी वजह से अपने बेटे को वह अपने एक दोस्त के यहाँ नौकरी लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे राजकुमार उसी समय अपने दोस्त से बात करते हैं। वह अपने बेटे को उसी समय लोधी नगर के इलाके में एक
व्यक्ति के पास उसी समय काम लगवा देते हैं, जिससे अब जो राजेश्वर होता है, राजेश्वर वह काम करने के लिए डेली वह उसी समय उनके दोस्त के पास जाया आया करता था। जहाँ पर वह काम करता था उसी फैक्ट्री में वह नीरज से भी मुलाकात उसकी हो गई थी, जिससे नीरज की दोस्ती और उसकी राजेश्वर की दोस्ती दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती बन गई थी। नीरज जो होता है वह शराब की काफ़ी ज़्यादा आदी होता है, वह उसी समय भी वह नीरज को भी वह उसी शराब की आदी बना लेता है, जिससे दोनों मिलकर शराब भी पीना शुरू कर देते हैं। तो राजेश्वर जो होता है, राजेश्वर वह कभी कभी नीरज के घर भी आया जाया करता था। नीरज के घर आने जाने की वजह से वह उसी राजेश्वर के निगाह नीरज के पत्नी अनीता भी पड़ जाता है, जिससे अनीता के पड़ने के बाद वह उसकी खूबसूरती को देखकर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा राजेश्वर फिदा हो जाता है। फिदा होने के बाद उससे भी बातें करना शुरू कर देता है, जिससे इनका आना जाना उस घर में रोज़ लगा रहता था। और वह कभी कभी ड्यूटी छोड़कर वह नीरज की पत्नी अनीता से भी मिलने के लिए आ जाया करता था, जिससे अनीता भी उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव लगना शुरू कर देती हैं। अब इसी शराब के चक्कर में वह नीरज को भी शराब पिलाने लगता था, जिससे शराब पिलाने के बहाना वह नीरज से दोस्ती बनाने की वजह से वह उसके घर में जाकर उसके पत्नी के साथ भी अनैतिक संबंध बनाना शुरू कर देता है, जिससे राजेश्वर और अनीता दोनों उसी घर में अपना संबंध या जो है आए दिनों बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे इस बात की भनक ना ही नीरज को कभी लगती थी, लेकिन इस चीज़ की भनक धीरे धीरे चीज़ की शंका जरूर नीरज को हो गया था कि हमारी पत्नी के साथ है इस राजेश्वर का चक्कर चल रहा है, लेकिन वह इसमें कोई भी दखल देने वाला नहीं होता है और उसकी पत्नी उसके साथ आए दिनों संबंध बनाती रहती थी। धीरे धीरे इनका वक्त बीतने लगता है, तभी इस चीज़ की भनक राजकुमार को भी लग जाता है। उसी समय राजकुमार उसी समय राजेश्वर को अपने पास बुलाते हैं, बैठा कर उससे प्यार से बोलने लगते हैं कि बेटा यह जो तुम कर रहे हो इसके तुम्हारे लिए यह सही कदम नहीं है, अगर तुम यह करना चाहते हो तुम्हारी शादी भी कर देते हैं। लेकिन राजेश्वर इनकार कर जाता, कहता तभी हम पूरा काम सीख लेंगे तो हम तुरंत ही काम छोड़कर अपनी शादी भी कर लेंगे। उसके पिता उसको समझाकर उसी समय छोड़ भी देते हैं, लेकिन राजेश्वर तब भी वह होता है, राजेश्वर वह अनीता से मिलना जुलना तभी भी नहीं छोड़ता है। और इनका मिलना ईश्वर के एक रिश्तेदार होते हैं जो बनारस में रहते हैं, उनके घर शादी पड़ती है। उसी समय बटई देवी वहाँ पर कुछ गहने देने की भी इरादा रखती हैं। तभी उसी समय जब बटई देवी अपने घर में उस गहने की खोजबीन करने लगते हैं तो उनका गहना गायब मिलता है। वह 10 तोले का गहना होता है। इसी वजह से वह बटई देवी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती हैं। तुरंत ही उनको भी पता चल जाता है कि हमारे बेटे का चक्कर उस अनीता के साथ है। उसी समय तुरंत ही बटई देवी काफ़ी गुस्से में भागकर उस अनीता के पास पहुँचते हैं, उससे बोलने लगती है तुम्हें हमारे बेटे ने जो गहने दिए हैं उसको वापस कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और इसकी कंप्लेन हम जाके खजूरी खास के थाने में कर देंगे। अनीता इसी बात से काफ़ी डर जाती है, लेकिन जो अब होती है बटई देवी वह अपने घर चली आती है। वह खजूरी खास के थाने में नहीं जाती, वह सोचने लगती है इससे हमारे बेटे का ज़िंदगी ही बर्बाद होगी। लेकिन अनीता जो होती है वह काफ़ी सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर उसकी माँ खजूरी खास थाने में पहुँच जाएगी तो हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, हमारे परिवार की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी लिए अनीता जो होती है उसी समय इस बात की खबर नीरज को भी बता देती है। तो उसी समय दोनों मिलकर यह प्लान बना देते हैं कि उसी समय हम रास्ते से क्यों ना राजेश्वर को हटा दे, जिससे ना ही इसके घर वालों को पता चलेगा और ना ही हमें यहाँ सामान देना पड़ जाएगा। इसीलिए अब जो होती है वह अनीता और मिलकर नीरज दोनों यह प्लान बनाते हैं। 19 अप्रैल 2014 को यह उसी समय पूरी तैयारी कर लेते हैं। सुबह उसी समय जब यह राजेश्वर के पास फ़ोन कर देती है अनीता, तुरंत ही राजेश्वर ना कोई समझे ना कोई आगे पीछे देखकर तुरंत ही सुबह ड्यूटी के बहाने वह अनीता के पास चला आता है। ना ही घर वालों को पता होता है और अनीता के पास आते ही वह दिन भर उसके साथ जो है घर में बिताता है। जब शाम का टाइम होता है, जब वह सोचता है कि ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया है और जैसे ही वह राजेश्वर चलने की कोशिश करता है, तुरंत ही उसका पति आ जाता है नीरज, और आने के बाद उसको जो है पीछे से उसका गर्दन पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद दोनों ही उसी समय उसको पटक कर उसी समय उसकी वहाँ पर गर्दन दबाकर हत्या कर देते हैं। करने के बाद रात को लगभग 3 बजे वह जो है अपना ताला बंद करके वह घर से तीनों उसी समय उसके तीनों जो लड़के होते हैं और पति और पत्नी दोनों फरार हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी कहानी उसी समय पुलिस के सामने अनीता और उसके पति नीरज सुनाते हैं तो पुलिस भी सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसी समय इन दोनों पर एक लंबी चार्जशीट लगाकर उसी समय उनको जो है जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं, ना किसी को दिल को दुखाना है, बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं दोस्तों और इस वीडियो के बारे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।